हेलो दोस्तों। और बहुत दिनों बाद मैं आप सभी के लिए आया हूँ। कल मेरा एग्ज़ाम था सेक्शन कंट्रोलर का। तो आरआरबी का मतलब रेलवे का ये पहला एग्ज़ाम था, इसलिए मैं देने चला गया था। और इस एग्ज़ाम में कैसा रहा ये एग्ज़ाम मेरा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके के क्वेश्चंस आए। और जिन बच्चों का अभी एएलपी का एग्ज़ाम है या फिर आज सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए ये वीडियो अच्छी होने वाली है। क्योंकि मैं आपको ना बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बताऊँगा किस तरीके के क्वेश्चन्स आए थे और वहाँ पर क्या प्रेशर मुझे फ़ील हुआ और कितने क्वेश्चन्स गलत हुए, है ना? क्या गलती मैंने की या फिर क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए, उन सब के बारे में डिस्कस कर लूँगा। क्योंकि एएलपी का जो हमारा टारगेटेड एग्ज़ाम है, वो भी मेरा मेरा तो 18 तारीख को है और हो सकता है कुछ बच्चों का पहले भी है, 13 को भी होगा, है ना? और 17 को भी होगा, तो अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो। तो देखो, सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम जो मेरा पड़ा था, वो सेंटर बहुत दूर पड़ा था। मेरे घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर पड़ा था। तो मुझे 1 दिन पहले निकलना पड़ा, ठीक है? और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है? कोई बात नहीं। अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, देखो सेक्शन कंट्रोलर का हालाँकि मैंने सिलेबस वगैरह ज़्यादा देखा नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि भई टाइम इसमें ज़्यादा है, क्योंकि हमको लगभग 120 मिनट मिले थे और 60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने थे, है ना? ये था, यानी 20 मिनट हमको फालतू ही मिले थे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। अब जो सिलेबस में इन्होंने लिख के भेजा था कि भई मैथ और रीज़निंग आएगी, एनालिटिक रीज़निंग, लेकिन पेपर के अंदर जो मॉक दिया था इन्होंने ना, उसके अकॉर्डिंग आया, यानी कि इंग्लिश भी आई थी। और इंग्लिश के जो पैराग्राफ आया था, वो नॉर्मल पैराग्राफ नहीं आया था। जैसे एक बार में कहानी पढ़ लो और कहानी पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी वो कहानी, और समझ आने के बाद उसके जो बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चन जो आते हैं पैराग्राफ के बेस पे, वो क्वेश्चंस आप ईज़िली कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे पहले तो थ्योरी, मतलब जो पैराग्राफ था वो ऐसा पैराग्राफ था, हर किसी को समझ नहीं आएगा। जैसे हम 9-10 में पढ़ते थे ना, मेटाफर वगैरह क्या होते हैं, कोई पोएम्स वगैरह होती थी। तो बहुत सारी टेक्निकल शब्द थे जिसको आसानी से हर बच्चा तो नहीं समझ सकता, नॉर्मल जो बच्चा हो वो नहीं समझ पाएगा। और जिसने तैयारी की होगी इंग्लिश वगैरह की, जिसको आता होगा वही समझ पाएगा उस चीज़ को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब चक्कर ये था, पैराग्राफ बहुत बड़ा था और समय हमारे पास बहुत कम था, है ना? और एक अच्छी बात ये भी थी कि हर क्वेश्चन के सामने वो पैराग्राफ दोबारा से रिपीट हुआ था, है ना? यानी कि एक क्वेश्चन अगर एक पैराग्राफ से जो हमारे 5 क्वेश्चन बन रहे थे उस रीडिंग करने के बाद, तो हर 5 क्वेश्चन्स में वो पैराग्राफ लिखा हुआ था। उसमें पूछा जा रहा था, भई इसकी थीम क्या है इस पूरे सारांश की, है ना? एक होता है कि भई हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और हमने क्वेश्चन पढ़ा, और अगर हमें कोई जल्दी है तो पैराग्राफ में से हम लोग छाँट-छूट के आराम से लिख लेते थे और वो हमारे सही भी जाते थे। क्योंकि हमको पता है भैया ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये यहाँ पर है, इतनी सी लाइन पढ़ ली, हमने आंसर दे दिया। नहीं, पूरा अगर पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। इंग्लिश की बात हो गई। रही बात रीज़निंग की, तो रीज़निंग मेरे हिसाब से बिल्कुल ही ठीक थी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, टिपिकल नहीं थी। बट हाँ, जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, भई एक स्क्वायर टेबल है, कॉर्नर पे बच्चे बिठा दिए गए हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन्स थे। यानी कि उसमें आपका टाइम खराब होगा ही होगा। लेंथी पेपर था, लग रहा है कि बेसिकली टाइम हमको ज़्यादा दिया गया, नहीं पेपर लेंथी था बेटा। वो उसका ऐसा लग रहा था कि भई कि क्वेश्चन जो थे ना, उसमें टाइम कंज्यूमिंग था। कर तो हर कोई सकता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग था। ठीक है? रीज़निंग हो गया। एक क्वेश्चन तो मुझे गलत भी देखने को मिला था, क्योंकि उसके आंसर आ ही नहीं रहा था, 2 आंसर बन रहे थे। तो हो सकता है वो क्वेश्चन गलत भी हो, चलो। रीज़निंग में नॉर्मल था। ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं था। डायरेक्शन डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था। और ज़्यादा अगर मैं रीज़निंग की बात करूँ, हाँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, रीज़निंग आप कर लोगे। लेकिन जितना उन्होंने बताया था कि इतने क्वेश्चन्स रीज़निंग के आएँगे, उतने क्वेश्चन्स आए ही नहीं थे। कम क्वेश्चन हमको रीज़निंग के देखने को मिले थे और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से क्वेश्चन था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? और वो बोलते नहीं है वेन डायग्राम से एक एक क्वेश्चन देखने को मिला था मुझे। एक, हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। कोई न्यू पैटर्न नहीं था रीज़निंग का, 1-2 क्वेश्चन में न्यू पैटर्न देखने को मिला था, वो ज़्यादा न्यू नहीं था। चलो, रीज़निंग की बात हो गई। अगर मैं अब लास्ट अगर आपके लिए बात करूँ, वो है मैथ। अब देखो, मैथ तो बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं बोल सकते आप, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं बोल सकते। अच्छा, जिसने स्टैटिक्स अच्छे से पढ़ी थी, स्टैटिक्स बहुत आई थी कि मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालोगे? यानी पेपर बिल्कुल लेंथी था। सोचो, फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी थी हमको, 100 से लेके 2 न हन 500 से लेके 1000 तक उसके बीच की वो, है ना? फिर उन सबका मल्टीप्लाई करो, जो बच्चा बेसिक्स से जानता है ना, जिसने स्टैटिक्स वगैरह अपने 9th-10th में पढ़ी होगी या फिर 6th, 7th, 8th में उन्होंने देखा होगा, तो वो जो क्वेश्चन कर पाएगा उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पेपर लेंथी था, पूरी की पूरी टेबल दे दी गई, फिर उसमें से हमको मीन निकालना है, मोड निकालना है।
है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे। अच्छा, डीआई जो आई थी वो ईज़ी लग रही थी, लेकिन देखो, जिसने मैथ बहुत अच्छे से सॉल्व करी होगी, जिसको कैलकुलेशन खेलने आती होगी, वही उस पेपर को कर पाएगा। रीज़न, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भई बहुत बड़ी-बड़ी संख्या हमको दे दी, इसका एवरेज हमको बता दो। अब जिसको यही नहीं पता, नीचे अगर डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाए तो 10 बन जाता है, तो ऑप्शन से आंसर को हमको हटाना था। या फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस में नीचे 7 आ रहा है तो 7 का मल्टी डिविजिबल होगा आंसर, है ना? 9 आ रहा है तो 9 से कटने वाला होगा। ये नहीं आएगा। और क्योंकि हमारा जो हम जो पेपर करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, भाई सॉल्व करो जल्दी-जल्दी। क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ पाते, सॉल्व करने की आदत लगी रहती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। चाहे थोड़ा-सा समय ले लो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन कैसे ईज़ी कर सकता हूँ मैं, वो पढ़ना है। मेरे साथ क्या हुआ था, लास्ट स्टार्टिंग के ही आधे घंटे में मैं लगभग 10 क्वेश्चन कर पाया था मैथ के। कि मैं समझ रहा था भाई टाइम तो ज़्यादा है ही, भाई जल्दी-जल्दी करते चले जाओ, है ना? तो ये आपको गलती नहीं करनी है। फिर मैंने टाइम देखा, फिर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठा था। और देखो, इतने ईज़ी क्वेश्चन्स भी आप गलत कर सकते हो, क्योंकि टाइम का जो प्रेशर होता है ना, उसमें इतने ईज़ी क्वेश्चन्स आप गलत कर सकते हो। जैसे देखना, एक क्वेश्चन आया था, क्या कहते हैं, एक कोई रैंडम संख्या दे दी है 1, 2, 5, 6, 7। अब इसमें क्वेश्चन आया था भई, ये नया क्वेश्चन देखने को मिला था, मुझे लगता है, मैंने नहीं पढ़ा था, और बहुत ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। लेकिन हमारा दिमाग जो चलेगा, वो आप भी सोचना, देखो आपका दिमाग क्या चलेगा। क्वेश्चन था कि 1, 2, 5, 7, 8 ये है। अब इसमें ईच ऑड डिजिट में आपको 2 ऐड करना है, ईच इवन डिजिट में आपको 1 माइनस करना है, और फिर जो नई डिजिट 1 है उनका डिफरेंस हमको बताना है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। और हर कोई यही यही करने बैठ जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 7 लिख दिया। अब इसमें ऑड डिजिट जो होती है सबको पता है भई उसमें 2 ऐड करने लग जाएगा, और इवन डिजिट में 1 माइनस करने लग जाएगा। फिर नई संख्या बन जाएगी, उसका डिफरेंस कर देगा। लेकिन ऑप्शन ऐसे थे ही नहीं, ऑप्शन सिंगल डिजिट्स में थे। तो ऐसे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो बहुत ईज़ी थे जो करने के, अगर ये बच्चे को एक समझ आता अच्छी तरीके से, ऑप्शन आंसर आ जाता, वो बाद में उसको आसानी से कर लेता। चलो, ये हो गया हमारी बात, स्टैटिक्स की बात हो गई हमारी। क्या कहते हैं, मीन मोड मीडियन से तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला से बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देखने को मिल गया था, नॉर्मल था बिल्कुल। आपको पता होगा एम्पिरिकल फार्मूला यही होता है ना? वही 3 मीडियन माइनस मीन मोड बराबर 3 मीडियन माइनस मीन, ऐसे ही तो होता है। तो उसमें से क्वेश्चन देखने को मिले थे। अच्छा, अच्छा, परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन थे, है ना? ऐज वाले भी क्वेश्चन थे, लेकिन परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन था, देखो कितना ईज़ी क्वेश्चन्स है, और हमको लगेगा भाई बहुत ईज़ी क्वेश्चन है और हम कर नहीं पाएँगे, तो बड़ा दिमाग खराब होता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एनालिसिस तो बैन ही है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे 8 ऑरेंज है, ठीक है? या फिर ऐसा बोल दो, 4 ऑरेंज मैं खरीद के लाया ₹25 की। मैंने क्या बोला, 4 ऑरेंज मैं ₹25 के खरीद के लाया। तो मुझे ये बताओ, और मैंने 8 ऑरेंज ₹50 की बेच दिए। 4 ऑरेंज 25 के खरीद के लाया, 8 ऑरेंज मैंने 50 की बेच दिए। तो मुझे ये बताओ कितने परसेंट का मुझे प्रॉफ़िट हो गया? सोचो। इस तरीके के क्वेश्चन है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। अगर बच्चा ध्यान से बस केवल क्वेश्चन को पढ़ेगा और दिमाग में सोचेगा, तो आराम से आंसर दे देगा। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने ये पढ़ा तो मैं पता है कैसे सॉल्व करने लग गया था? भैया 4 ऑरेंज ₹8 की लेके, वो ₹25 की लेके आया है ना? तो 1 ऑरेंज कितने का आएगा, 25/8, यूनिटरी मेथड लगाने लगे हम लोग, है ना? फिर मैंने देखा कि भई उसने, कि भाई जो 4 ऑरेंज हैं वो ₹50 की बेच दिए। अब 1 ऑरेंज कितने का बेचेगा, इतने का। और वही प्रॉफिट अपॉन वही परसेंटेज निकाल के उस तरीके से कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा था। आंसर आया नहीं, दिमाग घूम गया, मैं छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। अब जब मेरे पास समय रह गया तो बहुत कम, यानी कि 50 सेकंड रह गए थे, तो मैंने जो कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि भाई बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं, इसको दोबारा से मैं देखूँगा। उसमें जैसे ही मैं आया और मैंने केवल क्वेश्चन को पढ़ा, तो ये 8 ऑरेंज ₹25 के हैं। मैं 4 ऑनलाइन में 25 के खरीद के लाया, 8 मैंने 50 के बेच दिए, तो प्रॉफ़िट कितना हुआ? 100% का प्रॉफ़िट होगा। तो जो दुकान पे बैठते हैं ना, जो बनिया लोग होते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं मन ही मन में क्वेश्चन को पढ़ने की, तो वैसे करने की कोशिश करना। कम से कम पेन का इस्तेमाल करने की कोशिश करना, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मेरे पड़ोस में एक लड़का बैठा था, और वो पता है क्या कर रहा था? वही सीट पे सीट भरा जा रहा था। रफ कॉपी की वो 5-6 सीट ले डाली उसने। तो
ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं दिमाग में लोड नहीं डालना है, क्योंकि जैसे मेरा टारगेटेड एग्ज़ाम तो नहीं था और पहली बार ही एग्ज़ाम कराया था। सिलेबस भी देखो थोड़ा-सा अलग हो गया था। जैसे इंग्लिश के 10-15 क्वेश्चन जो आ गए थे, वो अलग ही थे बिल्कुल 10 क्वेश्चन्स और मैथ के आपको मैंने बता ही रखा है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं है। बेसिक से मैथ्स तो आता है, लेकिन बेसिक से काम तो होगा नहीं वहाँ पर। वहाँ तो प्रॉपर अच्छे तरीके से चाहिए ही होगा, शॉर्ट ट्रिक जो हम लगा सकते हैं और पेपर बहुत लेंथी था, तो मेरे ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मैंने लगभग 58 क्वेश्चन्स ही अटेम्प्ट कर पाया था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत खराब हो गया था। बहुत ज़्यादा खराब हो गया था स्टार्टिंग के जो टाइम मेरा खराब हो गया था ना, उस वजह से दिमाग में घूमने लगा था और प्लस थका हुआ वगैरह भी था मैं, तो इतना कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इससे मुझे एक सीख मिली, अब जो एएलपी का एग्ज़ाम देने जा रहा है ना, उसको ये जो मैंने आपको जितनी जानकारी बताई है, इन टॉपिक्स को तो अच्छे से कर लेना और बेसिक-बेसिक क्वेश्चन ज़रूर करना, आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी, क्योंकि रेलवे यही क्वेश्चन बना रहा है। और एक मेरी तरफ से क्या हुआ कि भाई इसमें मुझे लगा कि भाई साइंस वगैरह भी थोड़ी बहुत आएगी, हालाँकि मैंने सिलेबस नहीं देखा था। क्योंकि हमको पता ही है भाई रेलवे का एग्ज़ाम है, साइंस के बिना सिलेक्शन है नहीं, दिमाग में यही घूमता रहता है। तो जो साइंस तो ये मान लो 1 नंबर की भी नहीं आई, 1 क्वेश्चन देखने को नहीं मिला साइंस का। तो एएलपी में साइंस का डोमिनेंस पावर है, तो आपको देख के चलना है, ये सारी चीज़ें थी और मैंने आपको अपडेट दे ही दी है। बाकी जिसका भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है, आज का एग्ज़ाम है सेक्शन कंट्रोलर का या फिर आगे जो आपका एएलपी का एग्ज़ाम है 13 तारीख को, तो उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट और जैसे ही मेरा एग्ज़ाम होगा उसके बाद मैं दोबारा से रिव्यू वीडियो डालूँगा, आप ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।